हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 19 मई और आज की इस वीडियो में हम 19 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड फतह अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। तो विभिन्न राज्यों में कोरोना के जिस हिसाब से संक्रमण फैल रहा है, इसे कंट्रोल करने के लिए कई राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं और कई सारे जागरूकता अभियान चला रही है। इसी में से एक है कोविड फतह अभियान। तो एक तरह का जागरूकता अभियान ही है जिसकी शुरुआत पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है पंजाब की लोकेशन। पंजाब जिसे 5 नदियों का संगम कहा जाता है। ये 5 नदियाँ हैं कौन कौन सी? तो ये है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। इसके अलावा पंजाब से ही रिलेटेड यदि हम कुछ करंट के क्वेश्चन डिस्कस करें तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। हालांकि ये पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी है। ये भारत का पहला कैरोसीन मुक्त शहर है, जबकि भारत का पहला कैरोसीन मुक्त जिला ये है गुजरात का अहमदाबाद। अहमदाबाद जो कि साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा जो मलेरकोटला है, इसे राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया है। मलेरकोटला जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है, कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला पहला राज्य ये पंजाब बना है। कोवैक्स गठबंधन ये था क्या? शायद मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं था। ये ऐसा गठबंधन था जिसके माध्यम से जो विश्व के गरीब राष्ट्र हैं, इन्हें कोरोना वैक्सीन पहुंचाई जा रही थी। और इसी कोवैक्स गठबंधन के माध्यम से भारत के द्वारा जो गरीब राष्ट्र हैं, इन्हें कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई गई थी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, क्या भारत भी इतना गरीब हो चुका है कि उसे कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने की नौबत आ गई है? तो देखिए, भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। जो पंजाब गवर्नमेंट है, ये कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने के साथ ये बताना चाह रही है कि जो हमारी सरकार है, मतलब कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये हमें मदद नहीं कर रही है। तो कोवैक्स गठबंधन में शामिल होकर के ये जताना चाह रहा है कि आप हमें, मतलब कि जिस देश से मदद बन सकती है, हमें मदद करिए, क्योंकि पंजाब को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और केंद्र सरकार इन्हें सहायता नहीं कर रही है। तो इसमें शामिल होने वाला ये पहला राज्य बना है। सीए के विरोध में, सॉरी, ये सीए नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए 3 कृषि कानून। 3 कृषि कानून के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य पंजाब है, जबकि सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य ये केरल है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसे मैं पीडीएफ में मॉडिफाई कर दूंगी। पंजाब की पहली महिला डीजीपी बनाई गई है विनी महाजन। अगला क्वेश्चन है, 17 मई 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? तो ये जारी किए गए हैं 5968 करोड़ रुपीज़। तो इस साल की ये, तो मतलब कि 2021 की ये पहली किस्त है। 4 किस्तें जारी की जानी है, तो अभी इसकी पहली किस्त जारी हो चुकी है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है जल जीवन मिशन। ये है क्या? तो इस मिशन के तहत 2024, देखिए टारगेट ईयर आप ज़रूर याद रखेंगे। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सरकार का ये लक्ष्य है कि प्रत्येक ग्रामीण घर में प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी इसकी आपूर्ति की जा सकेगी। और इस मिशन के तहत जो वित्त पोषित किया जा रहा है, ये कैसे किया जा रहा है? तो इस योजना के तहत जो राज्य हैं, ये इसका 50% लगाएंगे और 50% इसका देगी केंद्र सरकार। हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों में यदि देखा जाए, क्योंकि वे ज़्यादा उतने डेवलप नहीं होते हैं, तो इसका 90% खर्चा ये उठाएगी केंद्र सरकार, मात्र 10% ये देंगे पूर्वोत्तर के राज्य। जबकि यदि हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में ये मामला क्या है, तो इसे 100% केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रख सकते हैं कि इस मिशन को पूरा करने वाला, मतलब कि हर घर जल, इस लक्ष्य को पूरा करने वाला जो पहला राज्य बना था, ये बना था गोवा। गोवा के बाद तेलंगाना, इसके बाद अंडमान निकोबार, और अब जो पुदुचेरी है, ये इस योजना को पूरा करने वाला चौथा राज्य बन गया है। हालांकि ये यूटी है, तब भी इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्चुअल स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसके कारण यहाँ लॉकडाउन भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन है तो यहाँ स्कूल कॉलेजेस ये तो बंद ही हैं। तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसके लिए
सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस वर्चुअल स्कूल की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से 9वीं से लेकर के 12वीं तक के छात्रों को इसमें एंट्री दी जानी है। छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? रायपुर। मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके और मुख्य न्यायाधीश है PR रामचंद्रन मेनन। अच्छा, छत्तीसगढ़ में ही एक इलाका है जिसका नाम है बीजापुर, जहाँ अभी नक्सलाइट घटना सामने आई थी, आप लोगों ने सुना भी होगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की यदि बात की जाए तो ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार ये छत्तीसगढ़ ने ही दिया है। इवन लॉकडाउन के दौरान भी सबसे ज़्यादा रोजगार, मतलब कि मनरेगा के तहत लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार ये छत्तीसगढ़ ने ही दिया है। कुछ दिन पहले यहाँ महतारी दुलार योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में ऐसे बच्चे जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो दिया है, इनकी पढ़ाई का खर्च, मतलब कि पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता देगी राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10वीं इतालवी ओपन खिताब किसने जीता है? तो इतालवी ओपन खिताब ये भी हाल ही में जीता है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल जो कि बिलोंग करते हैं स्पेन से, और इन्होंने हराया है रोजर फेडरर को, जो कि स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। एक और आप याद रख लीजिए, नोवाक जोकोविच। यदि पूछा जाए कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से हमने राफेल नडाल का नाम याद रखना है, जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। जबकि वुमेन कैटेगरी में यदि हम बात करें तो ये खिताब अपने नाम किया है ईगा स्विटेक ने। किसे हराया है? कैरोलिना प्लिस्कोवा को। अब यदि हम बात करें इटली की, तो इटली की राजधानी क्या है? रोम। और रोम ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी के किनारे। यहाँ की करेंसी है यूरो। कुछ समय पहले ही यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है एंड्रियो ड्रागी। अच्छा, रोम में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किए गए हैं रमेश पोखरियाल। ये है कौन? तो ये प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। और क्यों सम्मानित किए गए हैं? तो आप सभी जानते हैं कि ये एक अच्छे लेखक भी हैं, जिसके लिए इन्हें भी हाल ही में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो इनके लेखन के माध्यम से और इनके सार्वजनिक जीवन के माध्यम से इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, इनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? महर्षि योगी संगठन के द्वारा। अब यदि हम उन हस्तियों की बात करें जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर सम्मानित किया गया है, तो यदि हम बात करें नरेंद्र मोदी की, तो इनके द्वारा जो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, मतलब इन्हीं के नेतृत्व में शुरू की गई थी, इसके लिए लास्ट ईयर ही इन्हें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यदि हम बात करें उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू की, तो जब ये कोमोरोस की यात्रा पर गए थे, कोमोरोस जो कि एक कंट्री है, इस यात्रा के दौरान इन्हें कोमोरोस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ ग्रीन क्रिसेंट इससे सम्मानित किए गए थे। जबकि यदि हम बात करें प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की, तो जब ये क्रोएशिया की यात्रा पर गए थे, हालांकि ये क्रोएशिया की यात्रा पर जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, तब इन्हें क्रोएशिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टॉमिस्लेव से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय मूल की जो नीरा टंडन है, नीरा टंडन को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। हालांकि ये पहले अमेरिका स्वास्थ्य और मानव सेवा मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार रह चुकी हैं और अब इन्हें व्हाइट हाउस में शामिल कर लिया गया है। यदि हम बात करें अमेरिका की, जो कि नॉर्थ अमेरिका की ही एक कंट्री है, इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पोटोमैक नदी के किनारे। करेंसी है US डॉलर। यहाँ के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, यहाँ के 46वें प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। भारतीय मूल की कमला हैरिस ये बनाई गई हैं यहाँ की उपराष्ट्रपति। और इन्हीं से यदि आप कुछ रिलेट कर सकें, तो हाल ही में न्यूयॉर्क में जो मैडम तुसाद संग्रहालय है, इसी संग्रहालय में इनकी स्टैच्यू बनाई जानी है और ये उपलब्धि हासिल करने वाली ये अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति भी होंगी। जो बाइडन और कमला हैरिस को 2020 के, मतलब कि टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया था। आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं कनाडा, और ये है कैनेडियन शील्ड, जहाँ भी हाल ही में विश्व का सबसे प्राचीनतम पानी खोजा गया है। कुछ यहाँ स्थित है टेक्सास की लोकेशन। हाल ही में टेक्सास में हार्ट बीट बिल विधेयक पारित किया गया था और हार्ट बीट बिल लाने वाला ये अमेरिका का पहला राज्य भी बना था।
अच्छा, अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो टोटल 50 राज्य हैं और इसके 51 राज्य के रूप में किसके लिए विचार किया जा रहा है? वॉशिंगटन डीसी के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 18 मई को। मनाया क्यों जाता है? तो विश्व भर में जितने भी संग्रहालय हैं, इन संग्रहालय की रक्षा और आपसी समझ, साथ ही संग्रहालयों के प्रति लोगों में इंटरेस्ट लाने के लिए हर साल ये दिवस 18 मई को मनाया जाता है। इस बार जो ये दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स, रिकवर एंड री इमेजिन। यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की, तो इसकी स्थापना 1946 में हुई। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। अध्यक्ष हैं सुए अक्साय। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि भारत का पहला समुद्री संग्रहालय। समुद्री संग्रहालय कहने का मतलब है कि पानी के अंदर ये जो भारत का पहला संग्रहालय है, ये कहाँ स्थापित किया गया है? गुजरात के लोथल में। लेकिन यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय ये कहाँ स्थित है, तो इसकी स्थापना दिल्ली में की गई है। दोनों ही आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिजली गिरने की वजह से किस राज्य में 18 हाथियों की मौत हुई है? तो हाल ही में असम में बिजली गिरने की वजह से 18 हाथियों की मौत हो चुकी है। हालांकि वैज्ञानिकों के द्वारा ये विचार किया जा रहा है कि यदि बिजली गिरी होती तो इससे एक हाथी इफेक्टेड होता या एक हाथी ही मरता। 18 के 18 हाथी ये कैसे मर गए? हालांकि इस पर रिसर्च किया जा रहा है। जो भी रिपोर्ट निकल करके सामने आएगी ये आप लोगों को बता दी जाएगी। फिलहाल ये न्यूज़ है असम की, जहाँ बिजली गिरने की वजह से 18 हाथियों की मौत हुई है। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि ये मैं हाथियों की मौत की बात क्यों बता रही हूँ? क्या ऐसे सवाल भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं? तो डेफिनेटली ऐसे एग्जाम भी एग्जाम का पार्ट बनते हैं। यदि आप लोगों को विश्वास ना हो तो इसके लिए मैंने लास्ट ईयर मतलब कि 2020 के यूपीएससी प्रीलिम्स का यहाँ मैंने एक पेपर रखा है। आप सवाल पढ़िए। ये सवाल है क्या? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, लास्ट ईयर एक न्यूज़ चर्चे में आई थी केरल की, काफ़ी विवादित भी रही है, आप लोगों ने सुनी भी होगी। केरल में क्या हुआ था कि एक हथनी को मार दिया गया था, मतलब कि एक बम गया था उसकी बॉडी में, वो प्रेग्नेंट थी और जिससे कि उसकी डेथ हुई थी और उसका बच्चा भी मर गया था। अब इसे यूपीएससी ने नोटिस किया था और इसी सवाल को कवर किया था। इसी सवाल को कवर नहीं किया था, लेकिन हाथी से ही रिलेटेड एक सवाल कवर किया था। जैसे कि पहला उसने पूछा है कि हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हाथियों का जो ग्रुप होता है इसे मादा लीड करती है, मतलब कि ग्रुप में जो सबसे बड़ी हथनी होती है ये इसे लीड करती है। फिर दूसरा पूछा गया था कि हाथी की अधिकतम गर्भावधि ये 22 महीने होती है। तो एग्जैक्ट यदि पूछा जाए तो हाथियों की जो गर्भावधि है ये होती है 624 दिन, मतलब कि लगभग 2 साल आप कह सकते हैं। 22 महीने ये भी सही है। फिर अगला पूछा गया था कि सामान्यतः हाथी में बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है ये 40 वर्ष तक होती है, तो ऐसा नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब कि इसी में है, कि भारत में किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? तो लिखा हुआ है कि सर्वाधिक हाथियों की संख्या ये केरल में है, तो ये गलत है। 2018 में जो आंकड़े जारी किए गए हैं इसके अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा हाथी ये है कर्नाटका में, दूसरे स्थान पर है केरल, और जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं असम तीसरे स्थान पर आता है जहां हाथियों की सबसे ज़्यादा संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रखेंगे कि IUCN के द्वारा जो हाथी हैं, मतलब कि भारत में जो एशियाई हाथी हैं, इन्हें इंडेंजर्ड की लिस्ट में रखा गया है। भारत में यदि देखा जाए तो इसकी लगभग संख्या 25,000 ही बची है। अब यदि हम बात करें असम की, तो इसकी राजधानी है दिशपुर। मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बनाए गए हैं हिमंता बिश्वा। राज्यपाल है जगदीश मुखी। और असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में किस खाद्यान्न का सबसे ज़्यादा निर्यात किया है? तो मार्च 2021 में ये जो रिपोर्ट जारी की गई थी इसके अनुसार ये डेटा रिलीज़ किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में, मतलब कि बीते वर्ष में भारत ने सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल, इन दो खाद्यान्न का सबसे ज़्यादा निर्यात किया है। मतलब कि भारत के उपयोग में लिए जाने के बावजूद लगभग 13 मिलियन टन चावल इसका एक्सपोर्ट किया गया है अन्य कंट्रीज़ को, जबकि लगभग 2 मिलियन टन गेहूं का निर्यात ये अन्य कंट्रीज़ को किया गया है। देखिए, हुआ ये था कि जब लॉकडाउन 1 लगा था, लॉकडाउन 1 के दौरान जो प्रवासी मजदूर थे जो कि अपने गाँवों को छोड़ के रोजी रोटी के लिए शहरों में गए थे, ये अपने अपने गाँव की तरफ लौट गए थे। तो ऐसा माना जा रहा था कि ये प्रचंड बेरोजगारी है, जिससे कि भारत का जो उत्पादन है, मतलब कि उत्पादकता, ये नहीं बढ़ेगी, घटेगी, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हुआ है।
जो लौट कर आए थे, मतलब कि जो प्रवासी मजदूर थे ये लौट कर आए, तब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अपने ही घरों में या गाँवों में कृषि का कार्य शुरू किया, मतलब कि ये कृषि के काम में जुड़ गए। और रिजल्ट ये निकल कर के सामने आया कि 2014-15 के बाद यदि देखा जाए तो गेहूं चावल के उत्पादन में ये रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है कि अपने उपयोग में लिए जाने के बावजूद भारत ने इतना खाद्यान्न अन्य कंट्रीज़ को सप्लाई कर दिया है। यदि आप लोगों को याद होगा तो इसी लॉकडाउन 2 के दौरान, मतलब कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना की घोषणा की थी, गरीब कल्याण अन्न योजना, मतलब कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना में कहा क्या गया है, तो मई जून के महीने में जो गरीब हैं इन्हें 5 किलोग्राम राशन दिया जाएगा, मतलब कि वही गेहूं चावल ये दिया जाएगा, 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज दिया जाएगा। और इस योजना के माध्यम से भारत के 80 करोड़ लोग लाभान्वित हो सकेंगे। तो ये सब इसी का नतीजा है कि खाद्यान्न, मतलब कि उत्पादन बढ़ने की वजह से भारत इन योजनाओं का अच्छे से क्रियान्वयन कर पा रही है। अब बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं, मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को वन लाइनर फॉर्मेट में बता देने चाहिए। जैसे कि किस वर्ष बनाई गई पाब्लो पिकासो की एक पेंटिंग है जिसका नाम है वुमन सिटिंग नियर ए विंडो। ये पेंटिंग अभी हाल ही में 754 करोड़ में बिकी है और चर्चे में रही है। तो ये पेंटिंग बनाई गई थी 1932 में। किसके द्वारा बनाई गई थी? पाब्लो पिकासो के द्वारा। यदि आपसे पूछा जाए कि पाब्लो पिकासो ये थे कौन, तो ये स्पेन के महान चित्रकार थे। इन्हीं की ये जो पेंटिंग है ये 754 करोड़ में बिक गई है। फिर अगला है, रेलवे ने कोलकाता में कितने मीटर सुरंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो रेलवे के द्वारा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 800 मीटर सुरंग खोदकर ये नई उपलब्धि हासिल कर ली है। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि बीते 5 वर्षों के दौरान इंडियन रेलवे के द्वारा 6000 रेलवे स्टेशनों में वाईफाई की सुविधा ये शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, जाने माने एयरलाइन जिसका नाम है गो एयर, इसने खुद को रीब्रांड किया है, मतलब कि इसने अपने ब्रांड का नाम बदला है। ये गो एयर से अब अपना नाम बदल दिया है और अब ये कहलाएगा गो फर्स्ट। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2005 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। सीईओ कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं, इनका नाम है कौशिक खोना। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर असम था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, सिंथेटिक गांजा को बैन करने वाला विश्व का पहला देश ये कौन बना है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।